वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर 8 है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लगाकर 7 तक के जो मॉडल पेपर थे वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों ये आपका मॉडल पेपर 8 रहने वाला है जो आपके अभ्यास के लिए दिया गया है। उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 रहने वाली है। सब्जेक्ट आपका हिंदी अनिवार्य रहने वाला है। समय की बात करें तो 3 घंटे और 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। पूर्णांक की बात करें तो पेपर आपका 80 नंबर का होने वाला है। पहले सवाल की बात करें यहाँ पर तो बच्चों टोटल आपसे 12 अभ्यास वाले प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होने वाला है। पहला सवाल है, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ प्रारंभ हुई थी? तो बच्चों वो होगा वेब दुनिया के साथ नेट पत्रकारिता का भी जन्म हुआ था। किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना क्या कहलाता है? तो वो बच्चों एंकर पैकेज कहलाता है। बिहारी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? तो वो है बच्चों आपकी भोजपुरी। अगला है, वर्तमान में हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? तो बच्चों वो हमारी राजभाषा है। वारे बहादुर पंक्ति में बहादुर शब्द किस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो वो है बच्चों लुट्टन सिंह के लिए प्रयुक्त किया गया है बहादुर शब्द। अगला है, बाजार में एक जादू है, वह जादू किस राह काम करता है? तो यहाँ पर होगा आंख की राह। जीवन, शारीरिक सुरक्षा एवं संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को कौन स्वीकार कर लेंगे? तो वो है जाति प्रथा के पोषक। किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाते हैं? तो वो है बच्चों फिराक गोरखपुरी की भाषा। अगला है, विप्लव राव में छोटे ही हैं शोभा पाते पंक्ति में किसकी आकांक्षाएं बादल राग में पुकार रही है? वो है कुंवर नारायण। यह होगा बच्चों यहाँ पर उपयुक्त सभी सारे आंसर है कि किसान की, मजदूर की और दलित की। कविता के बहाने कविता में किसकी महत्ता को स्थापित किया गया है? तो वो है बच्चों कविता की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? वो है बच्चों जॉन मार्शल। लेखक आनंद यादव का विद्यालय में क्या नाम लिखा हुआ था? तो वो है बच्चों जकाते। क्या था बच्चों? नाम जकाते। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके अंदर टोटल आपको 12 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 1 नंबर का यहाँ पर दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 6 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं बच्चों। तो प्रत्येक प्रश्न होगा वो आपका 1 नंबर का होगा। तो चलो बच्चों एक एक करके पढ़ लेते हैं। मुख्य अर्थ में बाधा होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ से संबंधित अर्थ लिया जाता है उसे कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं? तो यहाँ पर होगा बच्चों लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? लक्षणा शब्द शक्ति। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की, मालिक ने नौकर से कहा अंधेरा हो गया है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर आपकी व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। जहां शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां अलंकार होता है तो वहां पर यमक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। चौथा है, कोकिल केकी कीर कुंजते हैं कानन में, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है बच्चों? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला है, पिटीशन शब्द के लिए हिंदी परिभाषित शब्द है। पिटीशन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर याचिका लगाना जो कोर्ट के अंदर प्रयुक्त किया जाता है। राजपत्र शब्द के लिए अंग्रेजी परिभाषित शब्द क्या है? तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा गैजेट। तो यहाँ पर आ जाएगा GAZETTE। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है जहां पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और आंसर करने हैं। चलो बच्चों पहले एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं कि वास्तव में मनुष्य स्वयं को देख नहीं पाता, उसके नेत्र दूसरों के चरित्र को देखते हैं, उसका हृदय दूसरों के दोषों को अनुभव करता है, उसकी वाणी दूसरों के अवगुणों का विश्लेषण कर सकती है किंतु उसका अपना चरित्र, उसके अपने दोष एवं उसके अवगुण, मिथ्याभिमान और आत्मगौरव के काले आवरण में इस प्रकार प्रच्छन्न रहते हैं कि जीवन पर्यंत उसे दृष्टिगोचर ही नहीं हो पाते। इसलिए मनुष्य स्वयं को सर्वगुण संपन्न देवता समझ बैठता है। व्यक्ति स्वयं के द्वारा जितना चला जाता है उतना किसी अन्य के द्वारा नहीं।
आत्मविश्लेषण कोई सहज कार्य नहीं, इसके लिए उदारता, सहनशीलता एवं मानवता की आवश्यकता होती, मानवता की आवश्यकता होती। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आत्मविश्लेषण मनुष्य कर ही नहीं सकता। अपने गुण अवगुणों की अनुभूति मनुष्य को सदैव रहती है। अपने दोषों से वह हर पल अवगत रहता है, किंतु अपने दोषों को मानने के लिए तैयार न रहना ही उसकी दुर्बलता होती है। यही उसे आत्मविश्लेषण की क्षमता नहीं दे पाती। उसमें इतनी उदारता और हृदय की विशालता ही नहीं होती कि वह अपने दोषों को स्वयं देखकर ठीक कर सके। इसके विपरीत पर निंदा एवं दोष दर्शन में अपना कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टे मनुष्य आनंद अनुभव करता है। परंतु आत्मविश्लेषण करके अपने दोष देखने से मनुष्य के अहंकार को चोट पहुंचती है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो मैं एक पद्यांश दिया गया था गद्यांश, अब इसके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो वो है बच्चों मानव का आत्मविश्लेषण। मनुष्य द्वारा दूसरों के अवगुण देखने तथा अपने अवगुणों को न देख पाने के पीछे क्या कारण होता है। तो वो होता बच्चों मिथ्याभिमान के कारण, आत्म गौरव के काले आवरण के कारण, आत्मविश्लेषण न कर पाने के कारण और उपयुक्त सभी। मनुष्य को अपने बारे में क्या भ्रम हो जाता है तो ये आपको बताना है। तो वो है बच्चों स्वयं के सर्वगुण संपन्न देवता होने का। मनुष्य किसके द्वारा छला जाता है तथा क्यों छला जाता है। यहाँ पर होगा कि मनुष्य स्वयं के द्वारा छला जाता है क्योंकि उसे अपना आत्मविश्लेषण दृष्टिगोचर नहीं होता है। आत्मविश्लेषण कौन कर सकता है आपको बताना है। तो जिस मनुष्य में उदारता, सहनशीलता एवं मानता होती है वही आत्मविश्लेषण कर सकता है। मनुष्य में वास्तव में मनुष्य स्वयं को देख नहीं पाता। इस वाक्य का आशय प्रकट कीजिए। मनुष्य दूसरों के अवगुणों को तो देख सकता है किंतु उसे अपने अवगुण नहीं दिखते। जैसे आंखें दुनिया को दिखती है परंतु स्वयं को नहीं दिख सकती। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको एक पद्यांश दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और उसके बेस पे जो भी प्रश्न पूछे जाए उनका हमें आंसर करना है। तो यहाँ पर देखें, पहले अगर बात करें बच्चों तो मेरी भूमि तो है पुण्य भूमि वह भारती, तो नक्षत्र लोक करे आपके आके आप आरती। नित्य नरे अंकुर असंख्य वहां फूटते, फूल जड़ते हैं फल पकते हैं टूटते। सुर सरिता ने वहीं पाई है सहेलियां, लाखों अटखेलियां करोड़ों रंग रंगेलियां। नंदन विलासी सुरवृंद बहु वेशों में, करते विहार है हिमाचल प्रदेशों में। सुलभ यहाँ जो स्वाद उसका महत्व क्या, दुख जो न हो तो फिर सुख में है सत्व क्या। दुर्लभ जो होता है उसी को हम लेते हैं, जो भी मूल्य देना पड़ता है वही देते हैं। हम परिवर्तनमान हैं नित्य नए हैं तभी उब ही उठेंगे कभी एक स्थिति में सभी। रहता परिपूर्ण हमारा रंगमंच भी, रुकता नहीं लोक नाट्य कभी रंज भी। तो बच्चों यहाँ पर एक पद्यांश था। अब इसके बेस पे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आंसर करना है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर होगा बच्चों आपका आंसर कि भारत की महिमा, हिमाचल प्रदेश की विशेषता बताई गई है। तो बच्चों हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर क्या विशेषता है जो हिमाचल प्रदेश की बताई गई है कि ये प्रकृति का विचित्र सौंदर्य है, या अनेक नदियां बहती है, देवगण विचरण करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर होगा उपयुक्त सभी। पृथ्वीवासियों को नित्य नए क्यों कहा गया है। तो वो होगा बच्चों नित्य परिवर्तनशीलता के कारण इसको नित्य नए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है दुख जो न हो तो फिर सुख में है सत्व क्या। इस कथन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर होगा बच्चों कि सांसारिक जीवन में दुखों का सामना करने पर जब सुख मिलते हैं तो उसका महत्व ज्ञात हो जाता है। सुख का सार दुखों से उभरने पर ही महसूस होता है। कवि ने पुण्य भूमि किसे बताया है। तो कवि ने पुण्य भूमि भारत की भूमि को बताया है। अगला है जो भी मूल्य देना पड़ता है वही देते हैं, पंक्ति का भाव बताइए। तो दुर्लभ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हमें जो भी त्याग करना पड़े उसका परित्याग करते हैं, यहाँ तक कि अपने प्राण अर्पण भी करते हैं। अगले सवाल की बात करें। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो पढ़ लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको बोला गया है कि टोटल बच्चों यहाँ पर बात करें तो आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। 20 शब्दों में आंसर करना है कि भक्ति ने पंचायत के निर्णय पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तो भक्ति ने पंचों के उस अपीलहीन निर्णय पर अपना क्रोध प्रकट किया तथा चिटोत के षड्यंत्र से गले पड़े दामाद को अत्यधिक गुस्से से देखा था। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर आपका
कि यथा राजा तथा प्रजा का आशय बताइए। तो जैसा राजा का आचरण होता है प्रजा भी वैसा ही आचरण करती है। एक गीत कविता के अनुसार हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचलता कौन भर देता है। तो किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति को चंचलता भर देता है। तुलसी ने गरीबी की उपमा किससे और क्यों की थी। तो तुलसी ने गरीबी की उपमा रावण से की थी, क्योंकि जिस प्रकार लोग रावण के अत्याचारों से दुखी थे उसी प्रकार गरीबी से भी दुखी थे। पुरातत्व के विद्वान गढ़ किसे कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो में बने सबसे ऊंचे टीले पर बना बौद्ध स्तूप है, इसे ही पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। लेखक का पाठशाला में विश्वास क्यों बढ़ने लगा, जूझ कहानी के आधार पर बताइए। जब शिक्षक लेखक को आनंदा कहकर अपनेपन का व्यवहार करने लगा, वसंत पाटिका से पक्की मित्रता हो गई, तब उसका विश्वास पाठशाला में बढ़ने लगा था। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चलो बच्चों पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। अब आगे के जो प्रश्न है 40 शब्दों में आंसर करना है, 2-2 नंबर के हैं, सारे आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है। कि इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है, तो यानी किसे कहा जाता है। तो वर्तमान में इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता आदि नामों से पुकारा जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता में इंटरनेट पर हम किसी भी रूप में खबरें, लेखों, चर्चा परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, उसे ही हम इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। अगली बात करें मीडिया की भाषा में बीट का क्या आशय है। तो खबर भी कई तरह की होती है, राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, विज्ञान या किसी भी विषय से जुड़ी होती है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन जब उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाए तो इसे बीट कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी होती है। तो रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होती है, क्योंकि उसकी अवधि सीमित होती है। सिर्फ आवाज के सारे पात्रों को याद रख पाना मुश्किल होता है। 15 मिनट की अवधि में पात्रों की संख्या 5-6 होती है। 30 से 40 मिनट की अवधि में 8 से 12 पात्रों की संख्या होती है। वे लोग बाजार का बाजारोपन बढ़ाते हैं। बाजार दर्शन अध्याय के आधार पर बताइए कि वे लोग किसके लिए कहा गया है। ये वे बाजारोपन कैसे बढ़ाते हैं। वे लोग का आशय है क्रय शक्ति से संपन्न व्यक्ति। इस तरह के लोग अपनी क्रय शक्ति से अनावश्यक वस्तुओं की भी खरीदारी करते हैं। इस कारण बाजारवाद, छल कपट, मनमाना मूल्य लेना आदि प्रवृत्तियों को बल मिलता है। असीमित परचेजिंग पावर रखने वाले लोग बाजार का बाजारोपन बढ़ाते हैं। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। फिराक गोरखपुरी ने रक्षाबंधन के लच्छों अर्थात धागों को बिजली की तरह चमकना, चमकीला क्यों का बताया। तो रक्षाबंधन अर्थात राखी के लच्छे में रंग बिरंगी सुंदरता और चमक का सहज आकर्षण रहता है। बादलों के साथ बिजली की चमक के समान राखी के धागों में भाई बहन का अटूट स्नेह संबंध बना रहता है, इसलिए कवि ने उन्हें चमकीला बताया है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिली नर्तकी की मूर्ति के संबंध में पुरातत्वविदों मार्टी मटर विल्लर ने क्या कहा था। तो यहाँ पर होगा खुदाई में मिली नर्तकी की मूर्ति के संबंध में उन्होंने कहा कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। खुदाई में मिली नर्तकी की मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। अगला है कवि भी अपने जैसे हार्ड मास का मनुष्य हो सकता है। आनंदा को इसका भान कैसे हुआ। तो मराठी मास्टर कोंदलगेकर स्वयं कविता करते थे। लेखक उनके घर जाता रहता था। वे कवियों के चरित्र और उनके सहसंबरण लेखक को बताया करते थे। इसलिए लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसे ही एक हार्ड मास का एवं क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। इसलिए लेखक को लगा कि मैं कविता कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब आगे के जो प्रश्न है बच्चों 13 से लगाकर आगे के प्रश्न, ये आपके अब 60 से 80 शब्दों में आंसर करना है। सारे आर के दीर्घ उत्तर प्रश्न है। आपको अथवा का प्रश्न भी पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। कि कालिदास ने शिरीष की कोमलता और द्विवेदी जी ने शिरीष की कठोरता के विषय में क्या कहा, स्पष्ट कीजिए। तो कालिदास को संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूलों को अत्यंत कोमल माना जाता है। कालिदास कहते हैं कि शिरीष का पुष्प केवल भंवरों के पैरों
पैरों का भार ही सहन कर सकता है, पक्षियों का नहीं। द्विवेदी जी के अनुसार शीर्ष के फूल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल जाने पर भी स्थान नहीं छोड़ते हैं। जब तक नए फल पत्ते पुराने फलों को तकिया कर बाहर नहीं कर देते हैं तब तक वे डटे रहते हैं। इन्हीं मजबूत पुराने फूलों को लेखक ने नेताओं के संदर्भ में प्रयोग किया है कि जब तक युवा पीढ़ी दकिया कर इन्हें सत्ता से बाहर नहीं कर देती, ये स्वयं नहीं जाने जाते हैं या जाने वाले हैं। ढोलक की थाप मृत गांव में किस प्रकार संजीवनी भरती है? पठित कहानी पहलवान की ढोलक के आधार पर बताइए। तो ढोलक की आवाज से रात का सन्नाटा और भय कम होता है। गांव में महामारी से पीड़ित अधमरे से लोगों की नसों में एक उत्तेजना सी फैल जाती है। अच्छा, बूढ़े बूढ़े जवान सबकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य एवं उत्साह नाचने लगता है। यद्यपि मरने वाली रोगी मौत से बच नहीं पाते थे, लेकिन उनके मन में जीते जी मौत का भय सताना बंद कर देता था। इस आधार पर वे आराम से मर सकते थे। इस प्रकार ढोलक की थाप उनके जीवन के कष्ट को कम करने में सहायता या संजीवनी भरती थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। पात्र शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण आपको यहाँ पर उत्तर देना है। तो चलो बच्चों, इसका आंसर की बात करें यहाँ पर, इसका आंसर होगा कि महाकवि तुलसीदास ने भक्ति भावनाओं के कारण भले ही यह कर दिया कि प्रभु श्री राम विलाप करते समय नर लीला कर रहे थे, परंतु प्रिय भ्राता लक्ष्मण के मूर्छित होने पर अनिष्ट की आशंका से श्री राम ने जो विलाप किया उसका चित्रण तुलसी ने सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में किया, क्योंकि सच्ची अनुभूति द्वारा ही मार्मिक एवं करुणाजनक चित्र प्रस्तुत हो सकता है। अतः हम इस बात से सहमत है। अगले सवाल की यहाँ पर बात करें बच्चों, अथवा का प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर कि बगुलों के पंख कविता में वर्णित भाव कल्पना का विचार कीजिए। यह कविता प्राकृतिक सौंदर्य के सुंदर भाव बिंबों को प्रस्तुत करने वाली कविता है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते श्वेत बगुले को देखता है। उस दृश्य को देखकर प्रतीत होता है मानो काजल लगे बादलों के मध्य संध्या की सफेद काया तैर रही हो। शाम का श्वेत व लाल वर्ण जो भी सूर्य की लालिमा से युक्त होता है, वह आकाश में सफेद बगुले का साम्य करती सी प्रतीत हो रही है। इस दृश्य से बंदी कवि की आंखें निरंतर टकटकी लगाकर उसका पीछा कर रही थी, अर्थात इतना मनोरम दृश्य है जिससे आंखें हटने का नाम नहीं ले रही थी। अगली बात करें यहाँ पर, क्योंकि यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, कथन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। चिल्लर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू डेढ़ ग्रामीण परिवेश से मैट्रिक पास दिल्ली महानगर में किशनदा के पास आए। उनके पास नौकरी करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की परंपराओं का परित्याग नहीं किया, किंतु उनकी पत्नी भी ग्रामीण परिवेश की एवं कम शिक्षित थी। फिर भी वह महानगर में आकर आधुनिकता से पूर्ण प्रभावित थी। उसने बेटी के कहे अनुसार नए ढंग से पोशाक धारण करना तथा मेकअप करना प्रारंभ कर दिया था, किंतु यशोधर बाबू ने अपने संस्कार नहीं छोड़े। इसलिए यही कहा जा सकता है कि यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है। अथवा का सवाल है यहाँ पर बात करें तो जूझ आत्मकथात्मक अंश की मूल संवेदना क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर बात करें मराठी के प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर आनंद यादव के आत्मकथात्मक उपन्यास से संकलित अंश में एक किशोर के देखे एवं भोगे हुए ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ एवं उसके रंगारंग परिवेश का अत्यंत विश्वसनीय जीवन चित्रण हुआ है। कहानी की मूल संवेदना निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष में जीवन की झांकी प्रस्तुत कर एक किशोर की लालसा एवं अकुलाहट की मार्मिक वेदना करना है कि उसमें संघर्षशील बने रहने की सद प्रेरणा देता है। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो बच्चों यहाँ पर भी आपको दो प्रश्न पूछे गए हैं कि आलोक धनवा का कवि परिचय दीजिए, धर्मवीर भारती का लेखक परिचय दीजिए। तो 7वें 8वें दशक के कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में ही गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित कर ली थी। उनका जन्म सन 1948 में मुंगोर यानी बिहार में हुआ था। सन 1972 से लेकर आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है सन 1998 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने राहुल सम्मान, साहित्य सम्मान, भोजपुरी सम्मान तथा पहल सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। अगला है धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद नगर में 1926 में हुआ था। इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्ति स्वातंत्रता, मानवीय संकट तथा रोमानी चेतना को अभिव्यक्त किया है। इनकी रचनाएं हैं अनुप्रिया, ठंडा लोहा, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, बंद गली का आखिरी मकान, ठेले का हिमालय, कहानी
अनकहनी धर्मवीर भारती का निधन 1997 में हुआ था। अगली बात करें, अब आगे के जो प्रश्न है बच्चों, अब आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। वो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पर बात करें बच्चों अगले वाले में, तो आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। पहले इसको पढ़ना है और फिर इसके आंसर करने हैं। तो चलो बच्चों एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की, जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, मल दी हो किसी ने नील जेमे या किसी की गोर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उष्मा का, अब उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो यहाँ पर बात करें, अब इसकी व्याख्या की बात करें तो पहला है प्रसंग की प्रस्तुत काव्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से लिया गया है। इसमें सूर्यास्त से पहले पल पल बदलता प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आगे की बात करें यहाँ पर व्याख्या, कवि सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल परिवर्तित होते हुए सुरम्य वातावरण का चित्रण करते हुए बताता है कि भोर का दृश्य कुछ काले और लाल रंग के मिश्रण से अतीव मनोरम लगने लगा। तब कुछ क्षणों के बाद ऐसा लगने लगा कि आकाश काली सील हो, उसे अभी अभी केसर से धो दिया गया अथवा काली नीली स्लेट पर लाल रंग की खड़ियां चाक मल दी हो। अतः प्रातः जब नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई श्वेत आभा दिखाई देने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिला कर रही हो। अर्थात प्रातःकालीन नमी एवं मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई नायिका के समान लगती है। सूर्य का श्वेत बिंब भी हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। कुछ क्षण बाद जब सूर्य उदित होता है तब उषा काल के पल पल बदलते रंगों का अथवा प्राकृतिक परिवेश का चमत्कारी सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अर्थात सूर्योदय होते ही उषा काल का रंगीन सुरम्य वातावरण चमत्कारी जादू की तरह समाप्त हो जाता है और चारों तरफ सूर्य का तेज प्रकाश फैल जाता है। विशेष की बात करें, कवि ने उषा काल के दौरान सूर्य की लाल पीली एवं श्वेत आभा का सुंदर वर्णन किया है। भाषा भावानुरूप सरल एवं सुबोध है, उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगली बात करें, अथवा का प्रश्न है इसका कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल हो लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछोगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो क्या आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन जो तो दुख देता होगा देता है। तो यहाँ पर दूसरे की बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश कवि रघुवीर साय द्वारा लिखित काव्य संग्रह लोग भूल गए की कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। इसमें कवि ने इसमें शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं का वर्णन किया है। व्याख्या, कवि इसमें मीडिया से जुड़े लोगों की मानसिकता पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि ये लोग स्वयं को समर्थ एवं अर्थात सब कुछ करने योग्य तथा शक्तिशाली समझते हैं। दूरदर्शन पर अपने कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा है। इसे लोकप्रिय बनाने के लिए दूरदर्शन के एक बंद कमरे में एक दिव्यांग तथा दुर्बल व्यक्ति को लेकर आएंगे। दूरदर्शन पर उसकी दिव्यांगता एवं मजबूरी देखने के लिए उससे कई प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप दिव्यांग हैं, तो क्या आप दिव्यांग क्यों है, आपकी दिव्यांगता आपको दुख पीड़ा देती है क्या और कैसे देती। इस तरह के बतूके प्रश्न जो कि मानवता की हंसी उड़ाते प्रतीत होते हैं, लेकिन सिर्फ अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने हेतु दिव्यांग व्यक्ति से उसकी दिव्यांगता पर अनेक सवाल कर अपने दिमाग की दिव्यांगता को सिद्ध करते हैं। विशेष है, कवि ने मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया है। काव्यांश में नाटकीयता है, भाषा सहज सरल एवं व्यंजना शक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर अब आपको बच्चों पद्यांश दिया गया है जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। अगली बात करें, अगला प्रश्न हो जाएगा कि जाति प्रथा के पोषक जीवन शारीरिक सुरक्षा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्द तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होता अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। किसी को नहीं है तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। तो चलो बच्चों इसकी व्याख्या कर लें। यहाँ पर होगा कि प्रस्तुत अवतरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित मेरी कल्पना का आदर्श समाज लेख से लिया गया है। इसमें लेखक ने जाति प्रथा व्यक्ति स्वतंत्रता के मध्य अंतर स्पष्ट किया है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा को पालने वाले, उसको बढ़ावा देने वाले जीवन शारीरिक सुरक्षा संपत्ति के अधिकार को तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मनुष्य के लक्षण अर्थात जातिगत कार्य करने की इच्छा, प्रभावशाली प्रयोग करने की अनुमति, जाति से बाहर की
स्वतंत्रता को स्वीकार करने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जाति प्रभुत्व संपन्न लोग इस बात को भलीभांति जानते हैं कि इस संसार की स्वतंत्रता देने का अर्थ होगा व्यवसाय या पेशा चुनने की स्वतंत्रता, और जहां तक स्वतंत्रता दे दी गई वहां दासता का अस्तित्व खतरे में होगा। इसलिए दासता को पकड़कर रखने के लिए प्रभुत्व संपन्न या उच्च जाति के लोग या जाति प्रथा निर्णायक गण ऐसे प्रयोगशीलता कभी नहीं करना चाहेंगे। विशेष है, लेखक ने अपने सटीक तर्कों द्वारा तथाकथित जाति प्रथा प्रेषकों का व्यंग्य किया है। व्यंग्य शैली व्यंजना से पूर्ण भाषा प्रभाव में एवं व्यंग्यात्मक है। अगली बात करें, अथवा का प्रश्न है, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं है जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसे पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। सारी चुगली चबाई की परिणति इसके पति पत्नी को बढ़ाकर पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। चिटानियां बात बात पर दमादम पीटी कुटी जाती, इस पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोचा करके सबको अरूठा दिखा दिया था। तो चलो बच्चों यहाँ पर पढ़ लेते हैं, इसके आंसर की बात करें यहाँ पर तो होगा कि प्रस्तुत काव्यांश लेखिका महादेवी वर्मा रचित भक्तिन सहस्रमरण से लिया गया है। इसमें लेखिका भक्तिन के जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रकाश डाल रही है कि लेखिका ने बताया कि भक्तिन ने 3 पुत्रियों को जन्म दिया, जिससे भक्तिन की सास और जिटानियां बहुत चिढ़ती थी। लेकिन लेखिका या किसी अन्य की दृष्टि में भी सजा देने के नियम में ऐसा कहीं नहीं था कि खोटे सिक्के पैदा करने वाले अर्थात बेटियों को जन्म देने वाली भक्तिन को पति से अलग किया जाए। सभी के द्वारा भक्तिन के प्रति की गई चुगली का परिणाम पति उस पर और अधिक प्रेम प्रदर्शित होता है। जहां उसकी जिटानियां बात बात पर अपने पतियों से मार खाती थी, वहीं भक्तिन को उसके पति ने मारने के नाम पर एक उंगली भी नहीं उठाई थी, क्योंकि वह बड़े बाप की स्वाभिमानी बेटी के स्वभाव को अच्छे से जानता था। भक्तिन परिश्रमी तेजस्विनी एवं रोम से पति को चाहने वाली पत्नी को वह बहुत चाहता था, इसलिए वह पत्नी व बेटियों के साथ माँ एवं भाइयों से अलग होकर रहने लगा था। विशेष की बात करें तो लेखिका ने भक्तिन के पति के प्रेम स्वभाव को व्यक्त किया है। तत्सम भाषा के साथ देशज शब्दावली की प्रचुरता है। अनूठा दिखाना मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की बच्चों, यहाँ पर बोला है कि शिक्षा विभाग शासन सचिवालय की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पाठ्यक्रम में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने हेतु एक विज्ञापन प्रस्तुत करना है। तो बच्चों यहाँ पर होगा, सबसे पहले आपको पत्रांक लिखना है, इधर आपकी दिनांक। प्रेक्षक शिक्षा विभाग शासन सचिवालय सेवा में श्रीमान सचिव महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विसंगतियों को दूर करने के लिए लिखना है कि महोदय, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कई विसंगतियां सामने आ रही है, अतः विस्तृत समीक्षा के उपरांत ही नवीन पाठ्यक्रम लागू करें ताकि अनावश्यक विवाद पैदा न हो। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्यों का पूर्ण पालन किया जाना चाहिए। आशा है कि बेहतर तालमेल एवं विस्तृत कार्य योजना का निर्माण कर कार्य पूर्ण किया जाएगा। धन्यवाद, हस्ताक्षर आ जाएंगे। अगली बात करें, अथवा का प्रश्न है यहाँ पर कि सचिव पंचायत राज विभाग शासन सचिवालय जयपुर की ओर से राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाने की अधिसूचना प्रारूप लिखिए। चलो बच्चों यहाँ पर बता देते हैं कि राजस्थान राजपत्र पंचायती राज विभाग जयपुर अधिसूचना दिनांक आ जाएगी, क्रमांक राजस्थान पंचायती राज विधेयक 1958 की धारा 2(ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय की आज्ञा से यह अधिसूचना प्रसारित की जाती है कि 12 अक्टूबर से राज्य में समस्त ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाए जाएंगे। इन चुनावों की आचार संहिता निर्धारित तिथि से 1 सप्ताह पूर्व लागू की जाएगी। यह आदेश तुरंत अनुमान्य रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सचिव राजस्थान राज्य पंचायती राज विभाग सचिवालय जयपुर आ जाएगा। अगली बात करें, आज का जो अंतिम प्रश्न है बच्चों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में बच्चों यहाँ पर निबंध लिखना है। तो चलो बच्चों हम यहाँ पर इसका निबंध देख लेते हैं कि विद्यार्थी और वर्तमान राजनीति, मोबाइल फोन छात्र के लिए वरदान है या अभिशाप, मेरा प्रिय साहित्यकार, जल संरक्षण जीवन संरक्षण, यानी जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण। तो बच्चों आज हम देखेंगे विद्यार्थी और वर्तमान राजनीति। तो बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा, सबसे पहले आपको टॉपिक है विद्यार्थी और वर्तमान राजनीति। पहला है प्रस्तावना कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे नेताओं ने भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत राजनीतिक चेतना का संचार करने, सामान्य नागरिक के मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान करने के लिए हमारे यहाँ विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र संघों का गठन किया गया। छात्र संघ के माध्यम से उन्हें
लोकतांत्रिक प्रक्रिया व संसदीय प्रणाली का ज्ञान करवाया गया। दूसरा है राजनीति का स्वरूप। वर्तमान समय में राजनीति का वास्तविक स्वरूप सक्रिय राजनीति से है। इसके अनुसार किसी राजनीतिक दल का गठन करना या किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लोक प्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ना सक्रिय राजनीति मानी जाती है। परंतु विद्यार्थी जीवन में जिस राजनीति का ज्ञान दिया जाता है, इसका उद्देश्य छात्रों को जनतांत्रिक शासन व्यवस्था का ज्ञात कराना है, उसमें संविधान में प्रदत्त अधिकारों के उपयोग की चेतना उत्पन्न करना है। इस प्रकार विद्यार्थी जीवन में राजनीति का आशय लोकतंत्र की शिक्षा देना है। तीसरा है विद्यार्थियों के लिए राजनीति का औचित्य। जहां तक राजनीतिक शासन व्यवस्था के प्रति राजनीतिक चेतना जागृत करना तथा संसदीय प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करना है, वहां तक विद्यार्थियों के लिए राजनीति उचित है। उसकी सीमा तक अपने उनके लिए पाठ्य विषय भी है, लेकिन जब विद्यार्थी दलगत राजनीति की गतिविधियों में भाग लेने जाते हैं तो वे नियमित अध्ययन से विमुख होने लगते हैं। तब वे विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़कर स्वार्थ साधना में प्रवृत्त हो जाते हैं। उस दिशा में वे उतरकी नेताओं के चक्कर में आकर हड़ताल, तोड़फोड़ आदि कार्यों में भाग लेते हैं। इस दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए सक्रिय राजनीति उचित नहीं है। अगली बात करें यहाँ पर बच्चों, अगला हो जाएगा कि विद्यार्थियों के कर्तव्य। विद्यार्थी जीवन मानव के विकास की आधारशिला है, इसलिए जब विद्यार्थी अपने सामने उच्च आदर्शों एवं लक्ष्यों को निर्धारित कर तदनुरूप शिक्षा ग्रहण करेंगे, तब निसंदेह उनका भावी जीवन प्रशस्त होगा। इसलिए उनका प्रमुख कर्तव्य यह है कि वे अपने विद्या मंदिरों में भ्रष्ट राजनीति से बचाकर रखें एवं छात्र संघों के गठन को मात्र राजनीतिक चेतना की शिक्षा माने। वे अपना जीवन सफल बनाने एवं सचित्रों को अपनाने में ही विशेष रुचि दिखाएं। उपसंहार अतएव संक्षेप में कहा जा सकता है कि जहां तक विद्यार्थियों में राजनीतिक चेतना एवं जनतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराने का प्रश्न है, वहां तक उन्हें छात्र संघों के द्वारा अपने विचारों को परिपक्व बनाने चाहिए, परंतु उन्हें सक्रिय राजनीति से सदा दूर ही रहना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारा आज का कक्षा 12 का हिंदी का मॉडल पेपर 8 था, जिसको हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि बच्चों आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।